Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature for All Level and I hope you are all doing good। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ द पोएम बाय एमिली डिकिंसन। तो मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इस पूरी पोएम का एक एनालिसिस आपको बता दूँगा और वो जो एनालिसिस होगा वो दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, जिससे जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में भी समझ आ जाएगा और जो हिंदी में समझना चाहते हैं उन्हें हिंदी में भी समझ आ जाएगा। तो आप जो है आप अपने अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो पहले पोएम शुरू करते हैं। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain, we passed the setting sun, or rather he passed us. The dews drew, quivering and chill, for only gossamer my gown, my tippet only tulle. We pulled before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, 'tis centuries, and yet feel shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity। तो ये थी पोएम जिसको मैंने मतलब रीड कर दिया है। अब जो है उसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंथोलॉजाइज्ड पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन। एंथोलॉजाइज मतलब जो कलेक्शन होता है ना सॉन्ग्स का या फिर पोएम्स का, उसको कहते हैं एंथोलॉजाइज पोएम्स। तो इसमें जो है ये जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो पोएम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट फेमस पोएम है एमिली डिकिंसन की। और ये बहुत सारे सिलेबस जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बहुत जगह पढ़ाई जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें जो पोएट है ना, जो नरेटर है, वो खुद के बारे में बता रही हैं कि वो जो है ये मतलब कि उनको जो है कोई रोक नहीं सकता, ना तो उन्हें डेथ रोक सकती है और ना ही वो खुद रोक सकती हैं। बट जो डेथ है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड है कि वो उन्हें मतलब वो डेथ के लिए नहीं रुक सकती, पर डेथ उन्हें रोक सकती है। फिर दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जो जो वो खुद हैं वो तो डेथ के लिए रुक सकती हैं, पर जो डेथ है ना वो उनसे भी ज़्यादा मतलब 10 कदम आगे है कि वो जो है उनके रुकने से पहले ही उन्हें रोक लेती है। तो वो आगे बोलती हैं कि जो कैरेज था ना, जो चैरियट था या जो कैरेज था जिसमें वो होके जा रही थी, जिसमें वो बैठ के जा रही थी, उसमें जो है ना 2 कंपेनियंस थे उनके साथ। कंपेनियंस मतलब सारथी थे, जैसे कि एक तो डेथ खुद और एक इमॉर्टैलिटी। मतलब कि अगर जैसे वो एक रथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक रथ में बैठी हैं, चैरियट में बैठी हैं, और उसको जो है एक तो घोड़ा चला रहा है और एक जो घोड़ा उस रथ से बंधा है, और दूसरा एक जो है सारथी जो उस घोड़े को जो है चला रहा है कि तुम जो है इस रथ को आगे खींचो, हमें जो है इनको जो लेडीज़ में बैठी हैं इनकी डेस्टिनेशन पे इनको पहुंचाना है। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आपने सब देखा होगा कि जो शादी होती है, दूल्हा दुल्हन जब दूल्हा जो है दुल्हन को लेने जाता है, तो उसमें भी जो है दूल्हा तो जो है पीछे बैठता है और जो एक सारथी रहता है और 2 घोड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है डेथ को तो जो है घोड़े के रूप में बोला गया है और इमॉर्टैलिटी को जो है सारथी के रूप में बताया गया है। तो वो आगे बोलती हैं कि वो जो है ना बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो डेथ है ना वो तो ड्राइवर ऑफ द कैरेज है। मतलब कि जो डेथ है वो तो ड्राइवर है उसका, कैरेज का। मतलब कि जो मैंने पहले बोला कि वो हॉर्स है और जो दूसरा इमॉर्टैलिटी है वो ड्राइवर है। मैंने गलत बोल दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ड्राइवर है ना वो जो है डेथ है,
कैरेज का, और जो वॉज नॉट एट ऑल इन अ हरी, और जो ड्राइवर है ना, जो डेथ है ना, वो हरी नहीं, मतलब कि बहुत जल्दबाजी में नहीं आई है, जल्दबाजी से नहीं आई है, वो आराम से आई है, वो आराम से लेके जा रही है नरेटर को। तो आगे पोएट जो हैं, जो नरेटर है, वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो तो दे ही दी है, पर उसके साथ साथ जो लाइफ का जो लेबर, मतलब कि हार्ड वर्क, और साथ में लेजर, मतलब कि जो प्लेजर या फिर फ्री टाइम था, वो भी वो दे चुकी हैं, डेथ को कुर्बान कर चुकी हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो डेथ है ना, वो डरावनी नहीं है, वो इतनी फ्राइटनिंग नहीं है कि उनसे वो डरे, मतलब डेथ से वो पोएट जो है डरे। और जो डेथ है ना, वो बहुत ही सिविलाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिविल है और एक्सेप्टेबल है, मतलब नैरेटर को एक्सेप्टेबल है कि नैरेटर ने जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत ही सिविल और सुशील फॉर्म में, बहुत ही मतलब सीधी सादी सी है, और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं करती किसी को, और फ्राइटन नहीं करती, मतलब डराती नहीं है, डरावनी नहीं है, बहुत मासूम है। इसलिए उन नैरेटर ने उन्हें डेथ को जो है ना बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। तो आगे पोएट कहती हैं कि जो उनकी जर्नी चल रही थी ना, मतलब कि जो उनकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी, उसके बाद जब जो है वो जर्नी कर रही थी, मतलब हेवन तक की जो जर्नी थी, उस बीच में वो जो है कहाँ कहाँ से जो है उनकी जर्नी जो है मतलब उनका चैरियट कहाँ कहाँ से निकलता है, उनका कैरेज उनको कहाँ कहाँ से लेके निकलता है। वो दे पास अ स्कूल वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद विगर, मतलब कि वो लोग जो हैं, जो जिस कैरेज में वो बैठ के जा रही होती हैं, वो एक स्कूल को पास करते हैं जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अपने रिसेस टाइम में, मतलब कि इंटरवल टाइम में जो है खाना खाने के बाद खेल रहे होते हैं। और फिर वो आगे कहती हैं कि उनका जो रथ है, कैरेज है, वो जो है ना फील्ड्स से, मतलब दे ऑल्सो पास द फील्ड्स वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेन्स वर गेजिंग एट देम, मतलब कि उनका जो रथ है ना, वो जो है ना फील्ड्स के ऊपर से भी निकलता है, जहाँ पे जो है फार्मर्स हैं, वो जो है ना ग्रेन्स को काट रहे हैं और उनको जो है मतलब देखभाल कर रहे हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। दे पास द सन एज वेल, मतलब कि वो सूर्य के पास से निकलते हैं। द सन वॉज दैट वॉज सेटिंग, मतलब कि वो जब वहाँ से निकलते हैं तो सन जो है ना सेट हो रहा होता है, मतलब कि जो है ना वो डूब रहा होता है, शाम का टाइम होता है। और जो नरेटर है हैड अ गाउन मेड ऑफ कोसैमा, मतलब कि जो नरेटर है, जो उनका जो गाउन है ना, वो सिल्की गाउन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े से बना है। लेकिन फिर भी क्या होता है, उनको जो है ना उसमें जो ठंड लगती है, क्योंकि जो है वो, क्योंकि वो हवा, मतलब ऊपर आसमान में है, तो वहाँ तो जो है टेम्परेचर ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होगा, तो उनको वहाँ पे ठंड लगती है। तो वो गाउन पहने हुए जा रही हैं उस चैरियट में, उस कैरिज में बैठ के, और उन्होंने एक टिपेट, शी ऑल्सो हैड अ टिपेट अराउंड हर नेक। तो टिपेट का मतलब है एक काइंड ऑफ अ क्लॉथ, जो है उन्होंने, जैसे मफलर होता है ना, हम सर्दियों में उसे लपेट लेते हैं, उससे हमें ठंड नहीं लगती गले में, तो उन्होंने वो भी लपेटा हुआ है। एंड टटल मेड ऑफ सॉफ्ट फाइन सिल्क, तो जो है उन्होंने एक स्कार्फ उन्होंने जो है लपेटा हुआ है, सिर में जो लपेटते हैं ना, टोपी की तरह होता है, तो वो भी लपेटा हुआ है उन्होंने, ताकि उनको सिर में ठंड ना लगे। पर वो सॉफ्ट है और बिल्कुल फाइन सिल्क से बना है। इन अदर वर्ड शी वॉज अटायर्ड लाइक अ ब्राइड, तो जो इसमें मतलब इन अलग दूसरे शब्दों में बोलें तो वो बिल्कुल एक ब्राइड के जैसे लग रही हैं, एक दुल्हन के जैसे लग रही हैं। तो आगे पोएट कहती हैं कि दे ऑल्सो पास बिफोर अ हाउस दैट सीम लाइक अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि वो कहती हैं हम एक ऐसे घर के आगे से निकले जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड में स्वेलिंग हो गई। ग्राउंड में स्वेलिंग का क्या मतलब है कि हम जो है किसी की ग्रेव के ऊपर से निकले, मतलब कि अब आप देखते हैं कि ना, कि जैसे कि हम किसी को दफन करते हैं, जैसे क्रिश्चियन में या फिर मुस्लिम्स में, या फिर मतलब जो भी ऐसे धर्मों में, हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता, हिंदू में तो आप जो है उसे बर्न कर देते हैं और फिर वो एशेस बन जाते हैं जो डेड पर्सन है। पर बाकी जो उसमें रिलीजन में हम उसमें जो है आप उसको वो कर देते हैं,
ग्राउंड में बरी कर देते हैं। तो उसमें यही कहते हैं कि स्वेलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो है ग्रेव उसके ऊपर से जाते हैं तो वो जो है ना फूला फूला सा हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे अगर आपने गड्ढा खोदा और फिर आपने उसे अगर मिट्टी को प्रॉपर जो है टाइटली नहीं दबा के भरा तो वहाँ पे फूला फूला सा हो जाता है। तो वो यही कह रही है कि वहाँ वो जो है किसी के जो है ग्रेव के ऊपर से निकली। द रूफ ऑफ द हाउस वॉज हार्डली विजिबल। तो मतलब कि जो रूफ है ना उसकी जो वो उठा उठा सा पोर्शन है वो हर किसी को ईजिली विजिबल नहीं होता, वो हार्डली विजिबल होता है। तो वो आगे कहती हैं द कॉर्नाइज वॉज इन द ग्राउंड, मतलब कि जो छज्जा है ना वो ग्राउंड में दफन हो चुका है उस घर का, उस ग्रेव का। फिर वो आगे कहती हैं कि सेंचुरीज़ हैव पास फ्रॉम दैट डे, मतलब कि सदियां बीत चुकी हैं उस दिन से। येट इट सीम्स इट हैज़ बीन शॉर्टर देन अ डे, बट फिर भी अभी भी ऐसा लगता है कि वो कभी अभी खाली एक ही दिन बीता हो, पर ऐसा नहीं है, सदियां बीत चुकी हैं। द नैरेटर फेल्ट दैट द कैरेज इन विच शी हैड ट्रैवल्ड इन द कंपनी ऑफ डेथ वॉज हेडिंग टूवर्ड्स एटर्निटी। वो आगे बताती हैं कि जिस कैरेज में वो बैठ के जा रही थी ना अपनी कंपेनियंस के साथ, डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ, वो जो है ना एटर्निटी मतलब कि जो है ना स्वर्ग की तरफ जा रहा था। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ओनली थ्रू डेथ दैट द नैरेटर अटेन्स इमॉर्टैलिटी, मतलब कि अब नैरेटर कहती है कि जो है ना जो डेथ के थ्रू ही मुझे जो है ना कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट इमॉर्टैलिटी, कंप्लीट जो है ना रेस्ट मिल सकता था। पर अब ऐसा कैसे होगा क्योंकि वो तो आगे निकल चुकी है। मतलब कि वो कहती हैं कि डेथ जो है ना उनको आई थी लेने, और वो कहती हैं कि डेथ ही एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा मात्र है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एटर्निटी को, जिससे हम इमॉर्टैलिटी को गेन कर सकते हैं। द पोएम इज़ जस्टली सेलिब्रेटेड एंड इज़ अ रिमार्केबल एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। तो वो ये कहती हैं कि ये जो पोएम है ना वो बहुत ही अच्छे ढंग से रची गई है, और जो डेथ है ना वो एक जो है ना मतलब सबको एक दिन एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है कि डेथ जो है ना मतलब किसी के लिए रुकती नहीं है। और जो डेथ है ना वो सभी को आती है, मतलब कोई भी उससे जो है परे नहीं है, कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता। वो डेथ जो है ना सबको आती है एक ना एक दिन, चाहे किसी भी दिन आए, किसी भी क्षण आए, किसी भी टाइम आ जाए। पर वो जो है ना रुकती नहीं है कि मान लो ये जो है अमीर है, ये गरीब है, या ये जो है बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, किसी के लिए नहीं रुकती, वो सबके लिए आती है और वो आके ही रहती है, और एक ना एक दिन सभी को आती है बस। और ये जो पोएम है ना इट ऑल्सो रिमाइंड्स वन ऑफ द कीट्स डिक्टम दैट डेथ इज़ द मीड ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जो पोएम है ना बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन, ये जो है ना कीट्स की एक पोएम जो है डिक्टम दैट डेथ इज़ द मीड ऑफ लाइफ, उसकी याद भी दिलाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो, आपको एक्सप्लेनेशन ये पसंद आए तो आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ मैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।